नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज हम लोग क्लास 9th के फिजिक्स के दूसरे अध्याय बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को पढ़ने जा रहे हैं। और जैसा कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा भी था संवेग के बारे में, मोमेंटम के बारे में, और वहाँ आपको बताया गया था कि यह संवेग जो मोमेंटम है यह गति के द्वितीय नियम को समझने के लिए बहुत ही आवश्यक है। गति के द्वितीय नियम का जो व्यंजक है, गति के द्वितीय नियम से जो व्यंजक अभी हम लोग प्राप्त करेंगे वह संवेग पर ही आश्रित होता है, निर्भर रहता है। इसलिए हम लोगों ने पिछले क्लास में संवेग पढ़ा था, मोमेंटम। और संवेग के बारे में आपने जाना था कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है, द्रव्यमान मास m और वेग वेलोसिटी v, ये द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है उसी को संवेग कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। और हम लोगों ने वहाँ P इक्वल टू एम भी एक व्यंजक भी प्राप्त किया था, एक समीकरण भी प्राप्त किया था। आज हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और आज मेरे अंदाज से आपको हमने कहा था कि गति के नियम तो बहुत फेमस है, लेकिन उसमें से भी जो गति के 3 नियम दिए गए सर आइजैक न्यूटन के द्वारा, उसमें से भी ये जो दूसरा नियम आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये सबसे बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको ध्यान से आप लोग समझेंगे, सुनेंगे और वीडियो को कोशिश करना है कि एंड तक देखें, एकदम समय निकाल करके देखें। यदि आपके पास समय नहीं हो, पाबंदी हो समय की, तभी आप वीडियो नहीं देखें, इसको बंद कर दें। जब आपको समय मिलेगा, जब आपको सुविधा मिलेगी तब देखेंगे, लेकिन अंत तक देखेंगे ताकि समझने में आपको आसानी हो जाए। आइए देखते हैं गति के द्वितीय नियम के बारे में क्या लिखा गया है। यहाँ लिखा गया है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। इसे ही गति का द्वितीय नियम या न्यूटन के गति का द्वितीय नियम कहते हैं। आप सभी इसको ध्यान से एक बार समझेंगे, सुनेंगे और जो लिखा गया है गति का द्वितीय नियम, इसको पढ़ने का भी प्रयास करेंगे। यह नियम देखा जाए कि कितना महत्वपूर्ण है, कि गति का जो द्वितीय नियम है यह कितना महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास किया जाए। तो आप सभी देख पा रहे हैं कि जो गति का द्वितीय नियम है यह क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। अब सबसे पहली बात है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग हम सभी जानते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है संवेग। आइए और आगे क्लियर होगा। इसे ही गति का द्वितीय नियम या न्यूटन के गति का द्वितीय नियम कहते हैं। अब आइए देखते हैं, यहाँ डायग्राम के द्वारा इसको समझने का प्रयास करें हम लोग। मान लेते हैं कि m द्रव्यमान की एक वस्तु है, मतलब कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान, जिसका मास, जिसका वजन m है, स्मॉल m है मास। यह वस्तु u वेग से जा रही है, मतलब जिस वेग से वस्तु गति करती है उस वेग को हम लोग u मान लिए हैं, स्मॉल u मान लिए हैं। तो u वेग से यह वस्तु गति कर रही है। इस वस्तु पर, गति करती हुई वस्तु पर हम लोग क्या करते हैं, F बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। कितना देर तक, तो t समय तक। t समय, जैसे आप साइकिल पर एक निश्चित वेग से साइकिल लेकर के जा रहे हैं और पीछे से आपका मित्र, आपका दोस्त क्या किया, आपके साइकिल का कैरियर पकड़ा और 2 मिनट तक जोर से धकेल दिया, तो निश्चित रूप से आपके वेग में क्या होगी, वृद्धि होगी, आपका वेग बढ़ जाएगा। आप जिस वेग से जा रहे थे अब उससे अधिक वेग से जाएंगे। तो वही बात यहाँ होती है कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जो u वेग से गति कर रही है और इस वस्तु पर t समय तक F बल लगाते हैं। जैसे बल लगाया जाएगा वस्तु पर, गतिशील वस्तु पर या अस्थिर वस्तु पर भी बल लगाएंगे तो निश्चित रूप से उसके वेग में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। और अब उस वस्तु का वेग बढ़कर v हो जाता है, द्रव्यमान वही रहेगा। आप साइकिल पर बैठे हुए हैं, आपका मित्र आपके साइकिल के कैरियर को पकड़कर कुछ देर तक, 2 मिनट तक, 1 मिनट तक या 5 मिनट तक धकेल देता है, तो ना साइकिल के द्रव्यमान पर फर्क पड़ेगा, ना आपके द्रव्यमान पर फर्क पड़ेगा, द्रव्यमान वही रहेगा, केवल वेग में परिवर्तन होगा। इसलिए देखिए, यहाँ जो वस्तु है, पहले भी वस्तु थी जिसका द्रव्यमान m था और अभी भी जो वस्तु है उसका भी द्रव्यमान m है, केवल उसका वेग बदल करके अब क्या हो गया है, v हो गया है। अब देखिए, यहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान m और वेग क्या था, u। t समय तक जब F बल लगाते हैं उस वस्तु पर, उसका द्रव्यमान वही है m, लेकिन उसका वेग बदल कर क्या हो गया, v हो गया। तो दो अलग अलग स्थिति है, यहाँ पर द्रव्यमान m, वेग u, यहाँ द्रव्यमान m, वेग v।
और हम लोग संवेग बराबर पढ़े हैं द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। तो दोनों जगहों पर संवेग में क्या होगा, फर्क पड़ जाएगा, संवेग अलग अलग होगा। आइए देखिए यही चीज लिखा गया है यहाँ, कह रहा है कि माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिशील है। अब देखिए हम लोग मान लेते हैं कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और वह प्रारंभिक वेग u से गतिशील है। वस्तु पर t समय तक असंतुलित बल F लगाने पर वस्तु का वेग v हो जाता है। वही बात है कि वस्तु पर t समय तक असंतुलित बल लगाते हैं। अब देखिए आपने जब संतुलित और असंतुलित बल को पढ़ा था तो वहां पर यह बात एकदम क्लियर किया गया था कि किसी भी वस्तु की स्थिति में, अवस्था में, वेग में परिवर्तन लाने के लिए उस वस्तु पर हमेशा असंतुलित बल ही लगाया जाता है। अगर किसी वस्तु पर आप संतुलित बल लगाते हैं तो संतुलित बल के कारण उस वस्तु की अवस्था, वेग या गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, जो m द्रव्यमान की वस्तु u वेग से गतिशील थी उस पर t समय तक हम लोग F बल लगाते हैं और जैसे F बल आरोपित करते हैं तो वस्तु का वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। तो अभी हम आपको कह दिए यहाँ द्रव्यमान m वेग u, यहाँ द्रव्यमान m वेग v, तो दोनों स्थिति के लिए अलग अलग हम लोग संवेग निकाल लेते हैं। यहाँ लिखा गया है इस स्थिति में वस्तु का प्रारंभिक संवेग। अब प्रारंभिक मतलब शुरुआती दौर में संवेग, तो संवेग बराबर पिछले क्लास में आपने पढ़ा था द्रव्यमान गुना वेग, तो द्रव्यमान m और वेग u, तो इसका संवेग प्रारंभिक संवेग हो गया mu, m को u से गुना कीजिएगा तो mu हो जाएगा। अब देखिए फिर वस्तु का अंतिम संवेग, चूंकि अंतिम वेग v है और द्रव्यमान तो वही m है, इसलिए यहाँ लिखा गया है और वस्तु का अंतिम संवेग बराबर mv। तो प्रारंभिक संवेग mu और अंतिम संवेग mv हो गया, इसलिए संवेग में परिवर्तन। अब सोचिए कि आज आपके पास 10 रुपये का एक नोट है, मतलब कुल धन जो है आज आपके पास 10 रुपये है और कल आपके पास 14 रुपये हो जाता है। तो एक दिन में कितना अंतर हुआ, कितना परिवर्तन हुआ। तो जो अंतिम वाला धन है 14 रुपये, उसमें से हम लोग आज वाले धन को घटा देंगे, तो 14 में से जब 10 को घटाएंगे तो 4 होगा, प्लस 4 होगा। इसका मतलब आज की अपेक्षा कल आपके पास 4 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि आज 10 रुपये है और कल आपके पास 6 रुपये बच जाता है, 8 रुपये बच जाता है। तो 8 में से जब 10 को घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि 2 रुपये की कमी हो गई। यह भी परिवर्तन है, कमी होना भी परिवर्तन है, वृद्धि होना भी परिवर्तन है। तो ध्यान से यहाँ समझेंगे इस बात को कि वस्तु का प्रारंभिक संवेग mu और वस्तु का अंतिम संवेग mv। अब लिखा गया है इसलिए संवेग में परिवर्तन। अब संवेग बदला कितना, तो परिवर्तन वही अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, मतलब अंतिम का जो संवेग होगा, लास्ट जो मोमेंटम होगा, उसमें से जो शुरू का संवेग होगा उसको हम लोग माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो अंतिम संवेग आपको निकला है mv और प्रारंभिक संवेग है mu। तो mv माइनस mu, m देखिए दोनों में है, m कॉमन ले लिए, v माइनस u, यहाँ v यहाँ u आ गया। इस तरह से संवेग में जो परिवर्तन हुआ उसका मान आ गया m इंटू v माइनस u। सब लोग समझ पा रहे होंगे इसको, क्योंकि गणित का जो सिंपल कैलकुलेशन होता है बस वही कैलकुलेशन किया गया है कि अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग को घटा दिए तो अंतिम संवेग, इसका संवेग हो गया mv इस स्थिति के लिए, और इस स्थिति के लिए संवेग हो गया mu। तो mv माइनस mu वही चीज किया गया है, m दोनों में था, कॉमन ले लिया गया, v माइनस u हो गया। तो संवेग में परिवर्तन हो गया m इंटू v माइनस u। अब गति के दूसरे नियम पर जब आप आते हैं तभी देखिए यहाँ लिखा गया है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। ये संवेग में परिवर्तन की जो दर है वह किसके समानुपाती होगी, तो बल के समानुपाती होगी। अब संवेग में परिवर्तन तो हम लोगों को निकल चुका है, m इंटू v माइनस u है, ये है संवेग में परिवर्तन। बच गया दर। तो मैं आपको एक चीज और याद दिला रहा हूं, जब आप पहला चैप्टर फिजिक्स पढ़ रहे थे वहां जब आपने त्वरण को पढ़ा था तो आपको बताया गया था कि त्वरण क्या होता था, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर। और वहां याद कीजिए वेग परिवर्तन में क्या करते थे कि अंतिम वेग v होता था, प्रारंभिक वेग u होता था, दर में t लेते थे। और आपको हमने बताया भी था कि फिजिक्स में जहां भी परिभाषा में दर शब्द आएगा तो वहां आपको समय से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ
वेग परिवर्तन की दर तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग तो v माइनस यू, दर तो बटे में t हो गया था। उसी तरह से अगर संवेग परिवर्तन की दर कहेंगे तो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बटे में t हो जाएगा, क्योंकि t समय में वेग बदला है इसलिए t समय से भाग दे देंगे। यहाँ देखिए लिखा गया है गति के द्वितीय नियम से जो लगाया गया बल होगा वह समानुपाती होता है संवेग में परिवर्तन की दर की, क्योंकि ऊपर में जो आपका गति का दूसरा नियम है वह कह रहा है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर या उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। ये संवेग में परिवर्तन की दर जो है उस वस्तु पर जो हम लोग बल लगाते हैं उस बल के समानुपाती होते हैं। ये समानुपाती का चिन्ह है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये चिन्ह है। अब देखिए जो लगाया गया बल है वह समानुपाती है किसका, संवेग में परिवर्तन की दर के। तो F समानुपाती संवेग में परिवर्तन हुआ था m इंटू वी माइनस यू, एम इंटू वी माइनस यू, दर हो गया तो हमने कहा बटे में क्या हो जाएगा, समय से भाग हो जाएगा, इसलिए यहाँ बटे में t हो गया। तो F हो गया बल, संवेग में परिवर्तन हो गया m इंटू वी माइनस यू ऊपर में, दर है तो बटे में t कर दिए। अब देखिए आगे बढ़ाते हैं, F वही है, समानुपाती वही है, m वही है, खाली इसको v माइनस यू बाई टी को थोड़ा सा अलग करते हैं। इसको फिर m को आप गुना कीजिएगा तो फिर से m इंटू वी माइनस यू हो जाएगा, बटे में t आ जाएगा। क्योंकि इससे हमको नया व्यंजक प्राप्त करना है इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करते समय तोड़ जोड़ करना पड़ेगा। तो F समानुपाती m a हो गया। अब a कहाँ से आया, आप याद कीजिए पहले चैप्टर में पढ़े थे, त्वरण a बराबर अंतिम वेग v माइनस प्रारंभिक वेग u अब बटे समय t। तो a बराबर सूत्र हुआ था v माइनस यू बाई टी, ये v माइनस यू बाई टी के फॉर्म में है, देख रहे हैं यह जो v माइनस यू बाई टी के फॉर्म में है, तो इसी टोटल के बदले में हम लोग a रख दिए। तो आपको क्या हो गया समीकरण, f समानुपाती m गुना a। अब यहाँ देखिए f समानुपाती m गुना a, इस समानुपाती के चिन्ह को हटा करके जैसे हम इक्वल टू लेंगे, बराबर लेंगे, तो गणित में नियम है उसके लिए एक नियतांक रखना पड़ता है, कांस्टेंट रखना पड़ता है, और यहाँ नियतांक के जगह पर k लेते हैं। f समानुपाती था, समानुपाती हटा उसके जगह पर बराबर आया तो साथ में एक नियतांक k आ गया, और m a तो वही है जो पहले से था, m गुना a कीजिएगा तो m a हो जाएगा। यहाँ लिख दिया गया है, यहाँ k एक नियतांक है, कांस्टेंट है, जिसका मान प्रायः 1 होता है। k का मान यहाँ क्या होगा, 1 ही होता है, तो 1 रख देते हैं k का मान। तो f बराबर क्या हो गया, इस k के जगह 1 रख दिए, m a पहले से था, 1 से गुना कीजिएगा m a में तो m a ही रह जाएगा, इसलिए आपको यहाँ एक जो फाइनल इक्वेशन प्राप्त हुआ, समीकरण प्राप्त हुआ, F बराबर ma। अब F तो आप जान रहे हैं बल है, m क्या है तो द्रव्यमान है वस्तु का, और a क्या है, त्वरण है, एसिलरेशन है। त्वरण के बारे में पढ़े थे पहले चैप्टर में, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हुआ था, यहाँ तक आप लोग पढ़ चुके हैं। अब क्या हो गया, F बल हो गया, m द्रव्यमान हो गया, और a जो है त्वरण हो गया। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, एक नया व्यंजक प्राप्त हो गया। और यह व्यंजक कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो गति के दूसरे नियम से, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोगों को एक नया व्यंजक प्राप्त हो गया है, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, या F बराबर ma। F कैपिटल है, यह कैपिटल F फोर्स हो गया बल, स्मॉल m मास हो गया द्रव्यमान, और a एसिलरेशन है, त्वरण, एसिलरेशन त्वरण हो गया। इस तरह से बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण एक नया व्यंजक आपको प्राप्त हुआ। इससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर कोई वस्तु है, इस वस्तु पर जब आप बल लगाते हैं, बल F लगाते हैं, तो उस बल का मान क्या होगा, वस्तु के द्रव्यमान और उसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा उस दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। वही चीज यहाँ लिखा गया है। अतः किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण का गुणनफल है, द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण का गुणनफल वस्तु पर लगने वाले असंतुलित बल के बराबर होता है। जो असंतुलित बल आपने लगाया था F, उसका मान वस्तु के द्रव्यमान m और वस्तु के त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है। तो यही है गति का द्वितीय नियम, या न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और उससे प्राप्त होने वाले बल के व्यंजक। तो इस तरह से आज के क्लास में हम लोग जो महत्वपूर्ण बातें थी उसको विस्तार से समझे, सीखे। अब अगले क्लास में जब आप मिलेंगे, ये जो F बराबर ma आपको फार्मूला प्राप्त हुआ है, जो व्यंजक प्राप्त हुआ है, जो सूत्र प्राप्त हुआ है, इस फार्मूले के आधार पर, इस सूत्र के आधार पर, इस व्यंजक के आधार पर
हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, फिर बल के मात्रक को भी जानने का प्रयास करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे। उससे पहले एक बात आपको कहेंगे कि इन जो भी चीज़ ये लिखाया गया है इसको आप कम से कम कॉपी को 2 बार 3 बार देखेंगे। आप पहले तो कॉपी में नोटबुक में इसको उतार लेना है, लिख लेना है। उसके बाद चित्र को देखते हुए जो यहाँ चित्र बनाया गया है कि शुरू में वस्तु का द्रव्यमान m, प्रारंभिक वेग u, t समय तक f बल लगाया गया, द्रव्यमान वही है, वेग v हो गया। दोनों स्थिति में अलग अलग पहले संवेग प्राप्त करते हैं, फिर अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग को घटा करके संवेग में परिवर्तन कर लेते हैं ज्ञात। फिर संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है, क्योंकि वह वस्तु पर लगाए गए असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है, तो इस तरह से हम लोग व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो 2 लाइन है, जैसे हम लोग गति का प्रथम नियम लिखे थे, तो वहां याद कीजिए गति का प्रथम नियम कहता था कि कोई वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था का मतलब था अगर कोई वस्तु गति में है तो गति की अवस्था, कोई वस्तु विराम में है तो विराम की अवस्था, उसमें तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करता है। या कह सकते हैं कि वस्तु अपने वर्तमान अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। तो इस तरह से जो गति का नियम है, जैसे ये 2 लाइन का गति का नियम है, इसको आप याद कर लेंगे। मेरे विचार से पहले आप याद कर लेंगे तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा समझने में। उसी तरह से गति का जो प्रथम नियम था, जैसे कुछ परिभाषाएं होती है उसको हम लोग याद ही कर लेते हैं, समझते भी हैं और याद भी करते हैं। ये कैलकुलेशन याद करने का चीज नहीं है, लेकिन जो ऊपर में परिभाषा इसकी लिखी गई है गति के द्वितीय नियम के लिए, इसको आप सभी लोग याद कर लेंगे। और बहुत आसान है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर मतलब उस वस्तु पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। इसे ही गति का द्वितीय नियम या न्यूटन के गति का द्वितीय नियम कहते हैं। इतना को आप याद कर लेंगे तो मेरे अंदाज इधर का जो फिर कैलकुलेशन है कि बल समानुपाती हो गया संवेग में परिवर्तन की दर, आप याद रखेंगे जहां दर आएगा वहां समय से भाग हो जाएगा। तो F समानुपाती m इंटू इस v माइनस यू बाई टी को अलग किए हैं क्योंकि इसको हमको a के रूप में लिखना है, तो v माइनस यू बाई टी के जगह a दे दिए। और यहाँ आपके जानकारी के लिए कि आप कंफ्यूजन में नहीं रहें, हमने संक्षेप में हिंट्स भी कर दिया कि चूंकि a बराबर v माइनस यू बाई टी है, चूंकि का मतलब हम लोग पहले से जान चुके हैं, इसलिए a बराबर v माइनस यू बाई टी लिखे हैं। और ये जो v माइनस यू बाई टी है, इसी के इस पूरे के बदले में यहाँ a आ गया, m अपने जगह पर है, गुना भी अपने जगह पर है, v माइनस यू के जगह और बाई टी के जगह पर a आ गया, तो f समानुपाती यहाँ ma हो गया। फिर जो समानुपाती है उसको हटा के बराबर लेते हैं, तो एक नियतांक रखते हैं और इस नियतांक का मान 1 होता है। जैसे एक मान यहाँ वैल्यू पुट करेंगे आप, तो F बराबर ma व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। F फोर्स है, बल है, m मास है, द्रव्यमान है, और a एक्सीलरेशन है, त्वरण है। इस प्रकार से F बराबर ma बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो आप याद रखेंगे गति का जो द्वितीय नियम है, हमने आपको पहले भी कहा था, पिछले क्लास में भी चर्चा किया था कि जो गति का प्रथम नियम था उससे हम लोगों को बल की परिभाषा मिली थी, बल की परिभाषा की जानकारी मिली थी। और आज जो गति का द्वितीय नियम पढ़े, इससे बल के लिए व्यंजक प्राप्त हुआ, सूत्र प्राप्त हुआ, F बराबर ma। यह बल के लिए न व्यंजक है। तो याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट बात है ये कि गति का जो द्वितीय नियम होता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है, इससे हम लोगों को बल का व्यंजक प्राप्त होता है या बल ज्ञात करने का सूत्र प्राप्त होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और बल की परिभाषा कहाँ से मिलती है, तो प्रथम नियम से, और बल का व्यंजक कहाँ से मिलता है, द्वितीय नियम से। इस बात को बढ़िया से याद रखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये पूरा जो आज दूसरा नियम था, उससे जो गति के जो दूसरे नियम से हम लोग बल का व्यंजक प्राप्त किए, ये सारी बात आप समझ गए होंगे। बस जरूरत है 1-2 बार प्रैक्टिस करने का। इसको आप रफ कॉपी में 2 बार 3 बार लिख लेंगे तो निश्चित रूप से आपको सदा के लिए याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा सब चीज़। तो बढ़िया से इसको आप रिवीजन करेंगे, बार बार पढ़ते रहेंगे। कैलकुलेशन वाला चीज़ है, आप जब तक 2-3 बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक फिर आपसे ये सॉल्व होगा नहीं। और फिर हम लोग जब मिलेंगे अगले क्लास में, इसी सूत्र के आधार पर हम लोग बल के मात्रक को पहले ज्ञात करेंगे और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं और एक अंतिम में रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, विलंब से चैनल देखना शुरू किए हैं, वो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा तो आप तक मैसेज चले जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती हो, आपको जो पढ़ाई गई बात है, जो बताई गई बात है, थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा हो, तो इसका मतलब एक चीज़ आप याद रखिए कि आप सीखना शुरू कर चुके हैं। धीरे धीरे आप समय दीजिए
और हमारे साथ बने रहिए। निश्चित रूप से मैं वादा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन विश्वास दिलाता हूँ कि विज्ञान आपके लिए बहुत सरल, बहुत आसान विषय हो जाएगा। तो इसलिए अगर वीडियो पसंद आती हो तो आप कृपया लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पढ़ाई से बेनिफिट ले सके, इस पढ़ाई का फायदा उठा सके और आप खुद लाभान्वित हों और दूसरे को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। बस इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। आप सभी को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।